ये है वो फ्यूल एडिटिव। इसे फ्यूल में ऐड करना है, इंजन ऑयल में ऐड नहीं करना। पिछली बार सेराटेक की तरह कहीं से इंजन ऑयल में ऐड कर देना। 150 ग्राम के आसपास जो है गैस जली है। 4.5 अब कंप्रेसर कट हो गया, 4.5 डिग्री के आसपास जाकर ये कंप्रेसर जो है कट हुआ है। ओके जी, तो आज है अपनी सीरीज़ की वीडियो 3। आज मैं अपना रेफ्रिजरेंट जो है, अपना नहीं, अपनी कार के जो कंप्रेसर का जो रेफ्रिजरेंट है उसे एक बार चेक करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। लास्ट में मैंने बताया था कि सीज़न शुरू होने से पहले ना 1 या 2 सीजन के बाद अपना जो गाड़ी का रेफ्रिजरेंट है ना एसी का, उसे एक बार चेक करवा लिया करो। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी गाड़ी को ठंडा ना करने का। अगर आप रेफ्रिजरेंट आपकी गाड़ी में कम है तो आपके कंडेंसर पर जमेगी हल्की हल्की बर्फ़, जिसकी वजह से ठंडक नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा है तो भी वो प्रॉब्लम देगा। तो उससे आपका क्या है, हाई प्रेशर लाइन में प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से। और एक चीज़ और मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी है, मतलब इसके बारे में पढ़ा है काफ़ी कुछ, और मैं देखता हूँ एक बार कि ये काम कैसे करती है क्या नहीं है। और यही चीज़ मुझे पिछली बार स्कोडा में एक इंजीनियर है जो 10-12 साल से काम करते हैं, उन्होंने भी बताई है। उसकी वजह से जो है, जो अब ये 2.0 की गाड़ियाँ आ रही है ना, इनमें थोड़ा सा एसी का फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फैक कार्स जो भी, और दूसरी जो इस कंपटीशन में गाड़ियाँ हैं उन सब में प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक जो हमारा क्लाइमेट है ना, इसकी वजह से भी इनके जो एसीज हैं अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक तो जो सिंपल सी बात है, एक तो इन्होंने जो बाहर पूरे यूरोपियन किट्स हैं उठा के एचवैक सिस्टम की, वो यहाँ लगा दी हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा इन्हें ट्यून करना चाहिए था इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये होता क्या है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि हमारे जो एचवैक सिस्टम है ना, ये इस क्लाइमेट की वजह से, जो हमारा आजकल अब बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत गाड़ियों में होता ही है, लेकिन लोग बताते नहीं हैं या फिर किसी को पता नहीं लगता है। इन गाड़ियों का शुरू में एसी में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें अब और उभर कर बाहर आ रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, जब हमारे क्लाइमेट की वजह से जो हमारा एचवैक सिस्टम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होना शुरू हो रहा है अब। और इसमें होता क्या है, एक हाई प्रेशर वाल्व होती है। ठीक है, वो मोस्टली हर गाड़ियों में ही होती है। आज के जो सारे एचवैक सिस्टम्स हैं इन सब में हाई प्रेशर वाल्व जो है वो लगी होती है। इलेक्ट्रो मैकेनिकली काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ही काम करती है बेसिकली, आप जैसे कह लो, जैसे कंप्रेसर का क्लच काम करता है वैसे ही अपने आप। ठीक है, इसमें हमें मैनुअली दबाना पड़ता है क्लच ऑन करने के लिए कंप्रेसर का। जो हाई प्रेशर वाल्व्स होती हैं वो अपने आप ट्रिगर हो जाती हैं। उससे होता क्या है, जब आपका जो कंप्रेसर है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की सिचुएशन में आ जाता है ना, और जो आपके अंदर रेफ्रिजरेंट है उसको चाहिए होती है एक्सपैंड होने के लिए जगह। एक बड़ा बेसिक सा फिनोमिना है ये साइंस का। कोई भी चीज़ अगर गर्म होगी वो हाई प्रेशर के अंदर आएगी, वो एक्सपैंड होगी और उसे लो प्रेशर की तरफ जाना है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल एक परफ्यूम है, डीओ है। ठीक है, इसके अंदर अभी क्या है, इसके अंदर अभी हाई प्रेशराइज्ड जो है वो लिक्विड है। इसे जब हम स्प्रे करेंगे तो वो लो प्रेशर की तरफ बाहर आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका कंप्रेसर भी और एसी भी काम करता है। ये आपका हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है, और जब ये एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू आएगा तो ये लो प्रेशर में आएगा। लो प्रेशर में आपके जो इवेपोरेटर कॉइल है उसके अंदर आपका रेफ्रिजरेंट आएगा, वहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन निकलेगा जो शुरू में वो होगा इसका लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो अब सीन क्या है, जब ये गर्म होना शुरू हो जाता है ना बहुत ज़्यादा कंप्रेसर और पूरा एचवैक सिस्टम, तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि इसके हाई प्रेशर वाल्व जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप 1 सेकंड के लिए, माइन्यूट से सेकंड के लिए खुलती है, और वो जो आपका एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट है ना उसे बाहर कर देती है सिस्टम, मतलब एनवायरनमेंट में। मैंने माना शायद हो सकता है, फिर मैंने इसके बारे में गूगल किया, इसके बारे में पढ़ा, और जब पढ़ा तो बात सच है। बहुत कम आर्टिकल्स हैं इसके बारे में। यूट्यूब पे तो बहुत ही मुश्किल से कोई एक रेयर वीडियो मिलेगी, बहुत ही मुश्किल से, वो भी समझनी पड़ती है कि हाँ वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो हाई प्रेशर वाल्व है ये कभी कभी लगी होती है कंप्रेसर के ऊपर, कभी लगी होती है आपकी सक्शन लाइन के ऊपर, कभी लगी होती है आपकी डिस्चार्ज लाइन के ऊपर। डिस्चार्ज मतलब जो आपकी हॉट लाइन है, हॉट लाइन कह लो या तो उसे कोल्ड लाइन, तो हम सक्शन को कहते हैं। हॉट लाइन जो है जहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट कंडेंसर की तरफ बहकर इवेपोरेटर कॉइल में आता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है जिसकी वजह से आपकी हर सीजन टू सीजन जब जब भी आप एसी को यूज़ करते हो तब तब ये अगर गर्म हो रहा है तो हल्का हल्का बिल्कुल माइन्यूट सा रेफ्रिजरेंट जो है वो लीक कर देगा। ठीक है, तो आज यही मैं टॉपअप करवाने जा रहा हूँ और एक बार चेक करता हूँ कि कितना कम था। पिछली बार 170 से 180 ग्राम के आसपास कम था, 450 ग्राम के आसपास इसमें जो है रेफ्रिजरेंट आता है, और 180 ग्राम जो था वो कम था। तो आप देख लो अब कितना ज़्यादा कम था। तो अभी एक बार दिखाते हैं जाके रेफ्रिजरेंट कितना कम है। मुझे ऐसा लगता है कि कम है, और अगर नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर कम है तो एक बार से टॉपअप करवाते हैं और देखते हैं। तो भैया वापस आ गया मैं, और हर बार की तरह इनके पास आज भी रेफ्रिजरेंट भरने की मशीन नहीं थी चेक करने की। वो गई हुई है, कह रहे हैं कृष्णा वॉल्वो। हाँ जी, कल अपनी गाड़ी का काम हुआ ही नहीं, और रीज़न बीइंग कि उनके पास जो है मशीन नहीं है जो गैस फिल करती है, रेफ्रिजरेंट फिल करती है, तो उन्हें कृष्णा वॉल्वो के पास जाना पड़ता है। कह रहे थे कि भैया हमारी ऑर्डर करी हुई है, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, तब ले लेना अपॉइंटमेंट। बड़ा सेट की कोई बात नहीं भैया, 3-4 घंटे की बात है, मैं करवा लूँगा। तो आज भी अराउंड मुझे 2 बजने वाले हैं, और एक बार चेक करते हैं जाके
कि भैया आज कितनी देर लगाते हैं ये। थोड़ा सा ही मुझे गैस में कमी लग रही है, माइट भी शायद 150 ग्राम के आसपास हो, इससे ज़्यादा नहीं लग रही है, बट स्टिल कमी है तो है, रेक्टिफाई करवाना ज़रूरी है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आज लेके आऊँगा एक फ्यूल एडिटिव जो फोक्सवैगन का अपना है। लास्ट टाइम मेरा मन था लेके आने का, तो आज उसे लेके आता हूँ। देखता हूँ 1100-1200 रुपये के आसपास का है या 1000 रुपये के आसपास का। उसे एक बार लेके आएंगे, यूज़ करेंगे XP95 के साथ। तो भैया आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस वक्त आया हूँ उसी वक्त काम हो गया मेरा। ज़्यादा देर लगी नहीं, 9:45 पे मैं आया और अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:45 के आसपास ही मेरी गाड़ी लग चुकी है। पहली बार हुआ ऐसा 2 साल में, बढ़िया है। तो भैया काम हो गया अपना, 150 ग्राम के आसपास जो है गैस जली है। तो अब कुछ तो फ़र्क होना चाहिए उससे कूलिंग में, ठीक है। मेरे को लग ही रहा था पहले 100 ग्राम के आसपास जो गैस कम होगी। गाड़ी चलाते हुए टेम्परेचर आ रहा है 6, 4.5, 5.1, हाँ बस 4.5 के आसपास जो है टेम्परेचर इसका भी चलती गाड़ी में, ठीक है। तो अगर इसका 4.5 है ना अभी, तो अंदर जो आपकी वेपोरेटर कॉइल है उसका टेम्परेचर होगा अराउंड 1 डिग्री के आसपास। मतलब 1 से नीचे तो बर्फ़ ही जम जाएगी, उससे पहले पहले वो थर्मोस्टेट जो है उसे कट कर देता है टेम्परेचर को, ताकि वो बर्फ़ जमने से पहले पहले हल्की सी पिघल जाए और दोबारा से जो आपका इवेपोरेटर कॉइल है वहाँ से ठंडी हवा आना शुरू हो जाए। तो दिस इज़ गुड। मतलब मैं कहूँगा मैंने जितनी वीडियोस देखी है ना अब तक, तो किसी गाड़ी में होता है जो अराउंड 3 डिग्रीज़ के आसपास टच होने लगे, वैसे किसी गाड़ी में होता नहीं है जल्दी देके। तो फ़िलहाल तो आई एम हैप्पी विद द AC। और मुझे लग ही रहा था कि AC गैस की कमी है, तो जिसकी वजह से जो है ये चलती गाड़ी में भी अराउंड 4-5 डिग्री के आसपास था, और आइडल में तो कभी कभार था मुश्किल से कि 5 डिग्री के आसपास आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक मैं और लेके आया जो मैं बता रहा था, दिस इज़ द फ्यूल एडिटिव। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये है वो फ्यूल एडिटिव। इसे फ्यूल में ऐड करना है, इंजन ऑयल में ऐड नहीं करना। पिछली बार सेराटेक की तरह कहीं से इंजन ऑयल में ऐड कर दो, ये फ्यूल में आपके ऐड होगा। और जब आपकी सुई ऑलमोस्ट यहाँ नीचे आ जाएगी ना, रेड पर, रेड से भी थोड़ा नीचे आ जाएगी, बस उस वक्त इसे ऐड करना है। इसके एडवांटेजेस काफ़ी हैं, मैं बताऊँगा वीडियो में। और अराउंड ये 990 रुपये का है, तो जिसे लेना हुआ ओवर द काउंटर जाके आप ले सकते हो। अमेज़ॉन पे नहीं मिलता, अमेज़ॉन US में मिल जाएगा ज़रूर, इंडिया में नहीं मिलेगा। 4.5 अब कंप्रेसर कट हो गया, 4.5 डिग्री के आसपास जाकर ये कंप्रेसर जो है कट हुआ है। पर देखो हाँ, फ़र्क तो लग रहा है। जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ हुई है। अभी अगर खड़ी गाड़ी में दिस इज़ गोइंग अराउंड 4.5 डिग्रीज, जो लास्ट पहले कभी नहीं गया था, चलते हुए 4.9 डिग्री तक अचीव हुआ था। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ पर आज मेरी फिर से बात हुई उन्हीं इंजीनियर से। उन्होंने कहा हाई प्रेशर रिलीज़ वाल्व जो होती है ना, वो नहीं है, दिस इज़ अ सेफ्टी वाल्व जो हमारे कंप्रेसर के ऊपर ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में, उन्होंने कहा A to Z गाड़ियों में ये होती है, ठीक है। अब ये फंक्शन थोड़ा अलग परफॉर्म करती है। किसी गाड़ी में ये जल्दी एक्टिव हो जाएगी अगर उसका कंप्रेसर बहुत गर्म हो रहा है, उसका HVAC सिस्टम बहुत गर्म हो रहा है, हल्का सा प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर देगी। और किसी गाड़ी में थोड़ा स्लो करेगी, ठीक है। इनमें AC में पहले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जो कि कब से लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी कट होता है, और उसकी वजह से अब सीन ये है कि लोगों को अब लग रहा है कि भैया इसके HVAC में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है। तो यार उसमें देखो होगा क्या कि जब अंदर गैस गर्म बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी, गैस को अकोमोडेट होने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, उसकी वजह से वो कंप्रेसर थोड़ा जो गैस है ना वो लीक करता रहता है, रेफ्रिजरेंट जो अपना है। बाकी गाड़ियों में भी होता होगा, बट इतनी क्विक नहीं होता होगा जितना इसमें है। इसी वजह से जिन लोगों के पास भी वैक 2.0 की गाड़ियाँ हैं ना, यार सीज़न शुरू होने से पहले एक बार इनके रेफ्रिजरेंट को चेक करवा लिया करो। मैंने पिछली बार यही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ। मैंने पिछले साल भी इसमें लगभग 150 ग्राम के आसपास जो रेफ्रिजरेंट डलवाया था, इस साल भी डलवाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपकी गाड़ी में भी यही प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इसमें गैस की प्रॉब्लम है या AC कूलिंग नहीं दे रहा। हाँ, ब्रेक पैड्स के बारे में बात हुई थी मेरी। ब्रेक पैड्स उन्होंने कहा है 6 mm के आसपास जो है इसकी विड्थ जो वो रह गई है, चौड़ाई रह गई है। तो अराउंड 4-5 हज़ार किलोमीटर ये चल जाएगा ईजिली। बट स्टिल अगर आपका प्लान है लद्दाख जाने का अगले महीने, तो उससे पहले एक बार जाकर दिखवा जाना। और मुझे उन्हीं इंजीनियर्स ने बोला था कि अगर आप सोच रहे हो कि ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स लगवा ले तो बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा जब तक आप रोटर चेंज नहीं करवाते हो, ठीक है। रोटर चेंज करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। वो कह रहे थे वारंटी में भी कोई इशू नहीं आएगा अगर आप रोटर चेंज करवा रहे हो। तो रोटर्स का खर्चा वैसे तो ज़्यादा महंगा है, 30-40 हज़ार के आसपास बैठेगा। उतना मैं खर्चना चाहता नहीं हूँ, ना ही कोई उतनी ज़बरदस्त कोई परफॉर्मेंस है कि हमें वैसे ब्रेक पैड चाहिए और वैसे रोटर्स चाहिए। तो भैया यही था आज सारा कुछ कुल मिला के। AC में गैस कम थी, और उन सभी लोगों को कहूँगा जो ये गाड़ियाँ चला रहे हैं वैक 2.0 की, एक बार यार अपनी AC की जो रेफ्रिजरेंट है उसे सीज़न में चेक करवा लो, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। शायद आपके भी वही प्रॉब्लम हो जो मेरे है, और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि AC अच्छे इफेक्टिव नहीं है। फ़िलहाल के लिए भाई इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मार देना, नहीं तो अगले पार्ट में ज़रूर कर देना। हर बार यही बोलता हूँ, खर्चा हो रहा है मोटा। और हाँ, ये अब फ्यूल एडिटिव को डाल के देखते हैं,
ये डलवाते हैं और उसके बाद एक बार मैं सोच रहा हूँ XP100 भी तेल डलवा के देखते हैं। वैसे तो फ़र्क कुछ नहीं आएगा, मुझे अपने मन से पता है, जितना मैंने पढ़ लिया इन चीज़ों के बारे, कोई प्रॉब्लम या सॉल्व करने नहीं वाला XP100, बट स्टिल एक बार डलवा के देखते हैं। ठीक है, मेरे मन में खुजली आई, मैं करूँगा ये चीज़। तो ठीक है भाई, अगली वीडियो में मैं इसकी नेक्सॉन की और एक और गाड़ी की आपको कूलिंग दिखाऊंगा। तो लोगों के दिमाग में जो भ्रम है ना कि इन गाड़ियों के AC अच्छे नहीं हैं, भैया ACs आर गुड, इट्स जस्ट कि आपको एक अच्छी बैंडविड्थ में रहना पड़ता है, जो कि आज मुझे उस इंजीनियर ने भी बोला है कि 1500-1700 RPM के बाद आप इन ACs का कमाल देखो, उसके बाद ये बहुत बढ़िया चलते हैं। लेकिन शहर में 1700 RPM टच होती नहीं है, तो उसी वजह से हमें जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि गर्मी लग रही है, AC कट ऑफ हो रहा है। उसी वजह से कंपनी ने 50 तरह के प्रिकॉशंस लिए हैं कि इसके RPMs बढ़ा दिए हैं। अगर हो रहा है तो अब कुछ नहीं कर सकते यार, गाड़ियाँ ले ली हैं, गाड़ियाँ सिर्फ AC के लिए नहीं ली हैं, ये तो बात की बात है। थोड़ा ड्राइविंग डायनामिक्स इन कामों के लिए गाड़ियाँ ली हैं, तो मज़ा भी आना चाहिए गाड़ी चलाने में। ठीक है, चलो ओके।